मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी डिस्टर्ब कैंपिंग स्टोरी सुनाई हैं जो सच में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। बट उन सभी से ऊपर ये वाली स्टोरी जिसकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मुझे उसको कुछ हद तक सेंसर्ड करना पड़ा। इसीलिए इस वीडियो की जो एंडिंग डिटेल्स होने वाली हैं वो सच में बहुत ज़्यादा ग्राफिक हैं। आप सभी अपने विवेक से काम लें, बट उससे पहले आप सभी अपना बैकपैक करिएगा क्योंकि आप सभी को अभी कैंपिंग ट्रिप पर निकलना है मेरे साथ। अपने सामान में खाने वाली टिफिन के अंदर लाइक बटन को भी इंक्लूड करना क्योंकि रात होते ही हमें इसे दबा दबा कर खाना है। कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के कोलोराडो स्टेट के वेस्टर्न इलाके में जाना पड़ेगा और दिन था 8 फरवरी 1874 यानी कि 8 फरवरी 1874 का, जब 65 साल का इजराइल स्वैन नाम का आदमी अपने और सभी दोस्तों के साथ वहां के पहाड़ी इलाकों में, उस दिन बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी, तो उस भयंकर ठंडी रात में ये अपने सभी दोस्तों के साथ बॉनफायर करते हुए टाइम पास कर रहे थे। असल में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे इंक्लूडिंग इजराइल, ये सभी के सभी सोना ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे और पूरा अमेरिका इन्होंने पिछले हफ्तों के अंदर ट्रैवल कर करके ही, पिछले कुछ महीनों में बल्कि ट्रैवल कर करके क्रॉस किया था और तब जाकर ये यहाँ पर पहुंचे थे। बट इस पहाड़ पर पहुंचते ही ये लोग फंस चुके थे क्योंकि भयंकर तूफान एक के बाद एक आए जा रहे थे और जब भी कोई तूफान आता तो वो कम से कम 6 फुट मोटी बर्फ की चादर इन पहाड़ों के ऊपर बिछाकर जा रहा था। अब इनको आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए सभी लोग यहाँ पर अब फंस चुके थे। तभी हंसी मजाक करते करते एल्फर्ड, इनका ही एक और दोस्त, वो सभी के बीच में खड़ा हुआ और कहने लगा कि देखो बस अब बहुत हो चुका, मैं यहाँ पर अब 1 मिनट और नहीं रुकने वाला। पिछले इतने लंबे टाइम से हम इस पहाड़ के ऊपर फंसे हुए हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकलने का एक छोटा रास्ता पता है और वो हमें यहाँ से सीधा 2 हफ्ते के अंदर इस पूरे पहाड़ को क्रॉस करवा देगा। अब पहले जितना मौसम खराब नहीं है, इसलिए हम सभी को यहाँ से निकलना चाहिए। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने सभी साथियों को बोलने लगा कि देखो, हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, हमें यहाँ से निकलकर सीधा ब्रैकन रिज, जो कि इनका मेन डेस्टिनेशन होने वाला था, वहीं पर जाकर इनको सोने की तलाश शुरू करनी थी। सो ये समझाने लगा कि देखो, हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, हमें ब्रैकन रिज पर्वत पर किसी भी तरीके से पहुँचना पड़ेगा और वहीं जाकर अब हम आराम करेंगे। हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना बढ़िया हमारे लिए होगा। ये बात बोलकर एल्फ नीचे बैठा और सभी लोग अब सोच में पड़ गए कि आखिर उनको क्या करना चाहिए। और तभी इजराइल, जो कि उसके सामने बैठा हुआ था, वो भी सोच में पड़ गया कि ये जो कह रहा है क्या ये चीज़ पॉसिबल है भी ना नहीं, क्योंकि किसी को भी एल्फ के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं था। असल में उसको मिर्गी के दौरे वगैरह आते थे और आपको पता है कि इतने भयंकर मौसम के अंदर अकेले पर्वतों के ऊपर चढ़ाई करना, ये चीज़ सबके लिए मुश्किल होने वाली थी और सभी को ये डर भी था कि अगर बीच रास्ते में एल्फे को मिर्गी के दौरे आए तो उसको यहाँ से कौन घसीटे, उसके लिए कौन वेट करेगा। अगर ये अकेला छूट गया तो ऑब्वियसली ये तो मर जाएगा, अकेला तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। अगर ये बीच में इसको मिर्गी के दौरे आए तो उसको कौन संभालेगा। इजराइल अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज, बेशक उसको पता था कि एल्फर्ड जो बोल रहा है वो चीज़ कुछ हद तक पॉसिबल है और यही चीज़ उनको आगे करनी भी है। वो सिर्फ मौसम के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बट इजराइल सिर्फ ये सोच में था कि क्या सच में उसको एल्फ के साथ जाना चाहिए। उसको पता है कि एल्फ कुछ भी बोलता है तो वो कुछ मतलब के साथ ही बोलेगा, ऐसे तो वो हवा में नहीं बोलेगा। और सभी लोग अब क्योंकि यहाँ पर बैठ बैठ कर परेशान हो चुके थे तो सभी का मन था यहाँ से निकलने का। तभी इजराइल का ध्यान एल्फ के साइड में बैठे हुए एक और व्यक्ति के ऊपर गया, जो कि बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा, देखने में थोड़ा सा काला। सो वो आदमी खड़ा हुआ और उसकी शक्ल को देखकर इजराइल समझ चुका था कि एल्फ की बातों से ये आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं है। असल में ये आदमी यहीं का लोकल। इसने बीच में खड़े होकर कहा कि देखो एल्फर्ड, तुम जो कह रहे हो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकले तो तुम सब मारे जाओगे, इसलिए यहाँ से निकलने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये बोलकर वो हट्टा कट्टा आदमी नीचे बैठ चुका था। अब इसकी बात सुनते ही जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे सोना ढूंढने वाले, ये सभी कंफ्यूजन में पड़ गए क्योंकि जिसने बात कही थी ये कोई आम इंसान नहीं था, इनकी तरह सोना ढूंढने वाला नहीं था। ये यहाँ का लोकल था, इसको अच्छे से पता है यहाँ का मौसम के बारे में, यहाँ के इलाके के बारे में, वो किस तरीके का बेरहम हो सकता है। असल में उस हट्टे कट्टे आदमी का नाम चीफ यूरे था और तकरीबन 1 महीने पहले इस चीफ यूरे ने ही इस पूरे ग्रुप की जान बचाई थी। ये पूरा का पूरा ग्रुप अपना रास्ता भटक चुका था, पूरे तरीके से तूफान के अंदर फंसा हुआ था और तभी चीफ यूरे ने इनको नोटिस किया। वो अपने साथ इनको अपने घर तक लेकर आए और इनको रहने के लिए जगह दी। इनको समझाया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे तूफान आते रहते हैं और तुमको इस टाइम पर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तकरीबन 1 महीने का टाइम बीत चुका था।
अब ये लोग अभी तक यहीं पर बैठे हुए थे। चीफ यूरे इनको डेली समझाता कि नहीं अभी भी मौसम साफ नहीं हुआ है, सो तुम थोड़ा और यहीं पर रुको। और यहीं पर रुक रुक कर ये पूरा का पूरा ग्रुप अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। चीफ यूरे इन सभी लोगों को बहुत पहले से ही समझाता आ रहा था कि इस मौसम को तो तुम्हें यहीं पर रहकर बिताना पड़ेगा, जब गर्मियाँ आएंगी तब तुम यहाँ से निकल जाना। उस टाइम पर बर्फ़ भी पिघल जाएगी, उस टाइम पर तूफान ना के बराबर ही आते हैं। अब जब ये बातें पहले पहले चीफ यूरे करता था तो इन सभी लोगों को लगता था कि हाँ ये इनको समझा रहा है, इनकी जान बचा रहा है, इनको सेफ रख रहा है। बट ये डेली ये बातें सुनते आ रहे थे चीफ यूरे की कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। इस वजह से ये सभी लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे, क्योंकि ये सभी लोग अपना घर बार छोड़कर सोना ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ पर ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए नहीं आए हैं। इन सभी को सोना चाहिए था किसी भी हाल में, और जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचकर इनको सोना ढूंढना भी था। अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो और भी लोग थे जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से टूटकर ब्रैक एंड रिच पर जा रहे थे वहां सोना ढूंढने के लिए। सो अगर ये लोग टाइम पर नहीं पहुंचे तो इनको सोना लगभग ना के बराबर ही मिलेगा। इनफैक्ट इजराइल के ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रेशर था सोने को ढूंढने का, क्योंकि उसकी उम्र 65 साल की हो चुकी थी। उसका ये लास्ट गोल्ड ट्रिप होने वाला था। उसको पता था कि अगर वो अब की बार घर जाते हुए बहुत सारा सोना अपने साथ नहीं लेकर जा पाया तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। आने वाले टाइम में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसका पूरा परिवार इंतजार कर रहा है कि आते टाइम इजराइल बहुत सारा सोना अपने साथ लेकर आएगा और उसको बेचकर वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे। सो 8 फरवरी की उस रात को थोड़ी देर और चुप रहने के बाद एल्फे फाइनली खड़ा हुआ और चीफ यूरे को सामने देखकर बोलने लगा कि बस चीफ यूरे, आपने हमें बहुत ज़्यादा समझा लिया, आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई, हमें रहने के लिए जगह दी, हमें खाना पानी दिया। बट आप हमारी बात को समझने की कोशिश करेगा। हम यहाँ पर सभी सोना ढूंढने के लिए आए हुए हैं और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो मैं तो यहाँ से कल सुबह निकल रहा हूँ। अगर और किसी को मेरे साथ आना है तो वो मेरे साथ आ सकता है। ये बात सुनकर सामने बैठा हुआ इजराइल, जिसको वो गोल्ड चाहिए था, जिसको यहाँ से निकलने की जल्दी उसका परिवार वेट कर रहा है कि आते टाइम इजराइल बहुत सारा गोल्ड लेकर आएगा, सो उसने बहुत सारी हिम्मत जुटाई। वो भी बीच में खड़ा हुआ और कहने लगा कि चीफ यूरे, मैं एल्फे को ज्वाइन करूंगा, मैं भी यहाँ इसके साथ निकलूंगा। इसके अलावा 4 और सोने की खोज में आए हुए लोग, ये चारों भी अब खुश हो चुके थे कि हाँ हम भी इन दोनों के साथ जाएंगे। सो टोटल 6 लोग हाँ कर चुके थे इन पूरे ग्रुप में से कि ये सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे और गोल्ड की तलाश में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जब चीफ यूरे ने देख लिया कि हाँ ये 6 के 6 लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये यहाँ पर और नहीं रुकने वाले, सो उसने अब इनको रोकने से मना कर दिया और इन 6 के 6 लोगों को अपने पास बुलाया और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगा इस पूरे इलाके के बारे में। उसने एक साइड में पड़ी हुई छड़ी उठाई और नीचे धरती के ऊपर ही मैप सा बनाने लग गया कि तुम अभी इस जगह पर हो, यहाँ से इस डायरेक्शन में चलोगे तो नीचे नदी आएगी और इस नदी के नीचे रास्ते सारे चलते चलते आगे सैन हुआन माउंटेन रेंज आएगी। सो तुम इस सैन हुआन माउंटेन रेंज को चढ़कर पार करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ तूफान बहुत भयंकर हैं। सो इस नदी के सहारे ही, ये नदी आगे जाकर गोल घूम जाती है, इस नदी के सहारे ही तुम इस पूरे के पूरे सैन हुआन माउंटेन रेंज को क्रॉस करना। आगे जाकर तुमको वहाँ एक कैंप सा दिखाई देगा जो कि एक आउटपोस्ट है वहाँ के प्रशासन की। सो तुम वहाँ पर रुककर वहाँ से खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हो, वहाँ पर आराम कर सकते हो। सो तुम्हारा ये सारा प्लान होना चाहिए। ये सारी बातें बताकर चीफ यूरे वहाँ से उठे, अपने घोड़े पर बैठे और वहाँ से अपने घर के लिए निकल चुके थे। बाकी जितने भी लोग इंक्लूडिंग एल्फर्ड और इजराइल, ये सभी के सभी अपने कैंप में जा चुके थे रात बिताने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एल्फे, इजराइल और बाकी 4 लोगों को आगे की तरफ निकलना था। अगली सुबह 6 के 6 लोग जल्दी उठकर इन्होंने सारा सामान अपना पैक करना शुरू किया। इनका एक और साथी जो इनका दोस्त था वो यहाँ इनके साथ नहीं जाने वाला था। उसका प्लान फिक्स था कि वो गर्मियों तक यहीं पर रुकेगा और उसके बाद ही अपनी आगे की तैयारी करेगा। सो उसने उठकर साथ में कहा कि देखो मैं अपने घोड़े पर तुम्हारे साथ आगे चल सकता हूँ, जहाँ तक मेरा घोड़ा जाएगा वहाँ तक मैं तुम्हारा सामान ड्रॉप कर सकता हूँ, उसके बाद तुमको आगे की यात्रा खुद करनी है। सो इन 6 के 6 लोगों ने उसका थैंक्स किया और सारा सामान अपना उसके घोड़े के ऊपर लादा। ये सातों के सातों लोग इंक्लूडिंग वो घोड़ा, ये सातों यहाँ से निकल चुके थे आगे की तरफ जाने के लिए। सो फाइनली कुछ किलोमीटर्स तक नीचे जाने के बाद तो वो घोड़ा आगे जाने के लिए तैयार नहीं था। सो वो 7वां आदमी वो अपने घोड़े से उतरा, इतना सारा सामान अपना उतारा और इन सभी लोगों को हैंडओवर करके वापस अपने घोड़े पर बैठकर उसको खाना पीना खिलाकर वापस अपने ऊपर कैंप में आ चुका था। अब बाकी की जर्नी इन 6 के 6 लोगों को आगे की करनी थी। इस पूरे ग्रुप में सबसे आगे इजराइल चल रहा था, बाकी सभी उसके पीछे लोग, और इन सभी का प्लान ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस नदी के साथ साथ ही चलेंगे। उनको पता है कि साइड में मौजूद है सैन हुआन माउंटेन रेंज, जिसके ऊपर इनको बिल्कुल भी नहीं चढ़ना, रास्ता बिल्कुल भी नहीं भटकना, इनको जस्ट इस नदी के साथ साथ किनारे किनारे होते हुए आगे की तरफ चलना है। सो इजराइल आगे आगे चलते हुए अपने हाथ में वो लोहे का कॉफ़ी पॉट, उस टाइम पर वो लोहे के कॉफ़ी पॉट बनाए जाते थे जिनमें नीचे कोयले डालकर वो गर्म रहता था पूरा वो कॉफ़ी पॉट। अब तो वो थर्मस वगैरह आ चुकी हैं, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। सो इजराइल अपने हाथ में वो लोहे का कॉफ़ी पॉट पकड़कर आगे की तरफ चल रहा था, उसके नीचे कोयले से लग रहे हैं। सो वो उसके हाथों को भी गर्म करके रखे हुए था।
वो आगे चलते चलते उसने पीछे की तरफ देखा तो पीछे एल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा हाँप रहा था, उसको देखकर ही लग रहा था कि एल्फ्रेड को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सो एजरल वहीं पर रुका। उसने अपना कॉफ़ी पॉट एल्फ्रेड को हैंडल किया कि हाँ ले, ये लो, तुम ले लो, इसकी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा लग रही है, इसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी भी है, वो भी तुम पी लेना, और अपने हाथ और अपनी छाती पे लगाकर इसको छाती भी गर्म कर सकते हो। सो एल्फ ने वो कॉफ़ी पॉट पकड़ा, उसके अंदर बची बुची कॉफ़ी पी, और बाद में दोबारा से वो जो कोयले नीचे सुलग रहे थे उसको अपनी जैकेट के अंदर डाला, और उस पूरे के पूरे पॉट के साथ अभी 6 के 6 लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में चलते चलते एल्फ्रेड अपनी स्टोरीज बता रहा था कि कैसे उसने 2 बार आर्मी को भी ज्वाइन करने की कोशिश करी और वो ज्वाइन भी हो चुका था, बट क्योंकि उसको मिर्गे के दौरे आते थे तो उसको हमेशा ही आर्मी से बाहर निकाल दिया गया, वरना वो आज बहुत पैसे वाला होता। आर्मी में उस टाइम पर अच्छे खासे पैसे वो कमा सकता था कोई भी और एक्स्ट्रा काम करके, बट क्योंकि वो नहीं कर पाया, सो आज इसीलिए वो किस तरीके से सोने की खोज में लगा हुआ है, किसी तरीके से अपने परिवार को पालन पोषण करते हुए पीछे चल रहा। एजरेल उसकी सारी बातें सुन रहा था। अब एजरेल 65 साल का, एल्फ्रेड वो 30 साल का। एल्फ्रेड हमेशा से ही एजरेल को इस पूरे ट्रिप के अंदर एक फादरली फिगर की तरह देखता था, क्योंकि वो उसे दुगने से भी ज़्यादा उम्र में बड़ा था एजरेल। सो वो हमेशा से ही एजरेल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता, वो उसका डायरेक्शन पे ही चलता। बट अब की बार यहाँ से निकलने का प्लान एल्फ का था, इसलिए एजरेल इसको लीड नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे शाम होते आ रही थी। अब पूरे रास्ते पर इन्होंने वो कॉफ़ी पॉट बदल बदल कर 6 के 6 लोगों ने अपने आप को गर्म रखा। अब उसके कोयले भी अब बुझने वाले थे। सो क्योंकि अब दिन भी ढलने वाला था, इन्होंने दोबारा से आग जलाई और उसके अंगारों को वापस उस कॉफ़ी पॉट में डालकर वहीं पर बैठकर थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि अब इनको था कि कहीं ना कहीं इनको रात भी बितानी है, और ऐसी जगह पर रात बितानी है जहाँ पर तूफान इनको परेशान ना कर सके अगर वो आ भी जाए तो। जिस टाइम पर ये सभी लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, उस टाइम पर इन 6 के 6 लोगों के माइंड में बस यही था कि वो बाकी के ग्रुप से तो आगे निकल आए हैं, सिर्फ 2 हफ्ते इनको यहाँ से चलना है। 2 हफ्ते बाद वो ब्रैकन रीच के पास तक पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर सोने की खुदाई करेंगे। ये सोने से सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी पर हैं, बाद में बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सभी लोग अपने आप को बस कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि किसी तरीके से 2 हफ्ते निकल जाएं और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। 2 हफ्तों का टाइम बीत चुका था। अभी तक इन लोगों को चलते चलते उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाना था जो वो प्रशासन ने बनाई थी, जो स्टॉप पॉइंट बनाया था जहां पर प्रशासन खुद बैठा रहता है, वहां का उस पोस्ट तक पहुंच जाना था। बट अभी तक एल्फ्रेड, एजरेल और बाकी के वो 4 सोने की खोज में निकले लोग, ये 6 के 6 लोग, इनमें से एक भी व्यक्ति उस आउटपोस्ट तक नहीं पहुंचा, जबकि इनको यहाँ तक आ जाना चाहिए था और बाद में यहाँ पर रुककर कुछ दिन आराम करके कुछ टाइम बाद इनको ब्रैकन रीच के लिए ट्रैवल करना था। इसके बाद भी अगले 2 हफ्ते बीत गए, मतलब अब टोटल 1 महीने के आसपास का टाइम बीत चुका था, लेकिन अभी तक ये 6 के 6 लोगों का ग्रुप उस आउटपोस्ट तक नहीं पहुंचा, जिसका मतलब साफ था कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। दिक्कत यह ये थी कि जिस टाइम पर ये 6 लोग निकले थे, इस बात में कोई शक नहीं कि उस टाइम पर मौसम के अंदर सुधार आ रहा था, लेकिन ये इनको निकले 3-4 दिन ही हुए थे और 3-4 दिनों बाद ही दोबारा से वो भयंकर बर्फ के तूफानों पर आसमान में बन चुके थे और बहुत भयंकर बर्फबारी पूरी वैली के अंदर हो चुकी थी, पर्वतों के ऊपर हो चुकी थी। बहुत मोटी मोटी बर्फ की चादर बिछाई जा चुकी थी प्रकृति द्वारा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये 6 लोग यहाँ से निकले थे, या तो ये बात चीफ यूरे को पता थी या फिर उनके बाकी दोस्तों को पता थी जो अभी तक वहीं पर रुके थे गर्मियों में, जिनका निकलने का प्लान था। नीचे वो जो आउटपोस्ट थी, उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई 6 लोग आने वाले हैं या फिर 6 लोग वहाँ से निकले हुए हैं नीचे की तरफ आने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर कम्युनिकेशन का कोई भी साधन ही नहीं है। आज तो मोबाइल वगैरह, मैसेज वगैरह कहीं भी पहुँच सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर चीफ यूरे को भी पता लग जाता कि वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा भयंकर था, जिसका साफ मतलब ये था कि वो 6 लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंदर गुम हो चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता उनके बारे में कि वो गुम हुए हैं, ना ही उनके वो दोस्त, ना ही चीफ यूरे, ना ही नीचे वो आउटपोस्ट वाले लोग। ये जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो 6 के 6 लोग खुद जो गुम हुए हैं। 16 अप्रैल 1874 यानी कि 16 अप्रैल 1874 का दिन आ चुका था। रफली 2 महीने से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था इन 6 लोगों को निकले हुए नीचे की तरफ आने के लिए, बट अभी तक ये लोग नहीं पहुँचे। सो 16 अप्रैल 1874 की दोपहर के टाइम पर नीचे वो आउटपोस्ट जो बनी हुई थी उस वैली के अंदर, उस आउटपोस्ट के अंदर बैठे हुए अधिकारी आराम से अपना काम कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर किसी की बहुत जोर से खटखटाहट सुनी, और जैसे उनमें से एक अधिकारी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक बहुत ही अजीब सा आदमी,
एक बहुत ही डरावना, जिसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, जिसके बाल बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, शरीर के ऊपर जगह जगह हल्के फुल्के चोटों के निशान, और ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से इस आदमी को खाना पानी ना मिला हो। वो आदमी उनके दरवाजे के ऊपर खड़ा था, और जैसे इन लोगों ने वो देखा तो उसको तुरंत हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लिया, अंदर उसको सीट पर बैठाया और नीचे जो आग जला रखी थी, अंगीठी सी जल रही थी, वो उसके पास करी और वेट कर रहे थे कि कभी आदमी उनसे कुछ बोले कि आखिर ये कौन है और यहाँ तक कैसे पहुंचा। इन सभी अधिकारियों ने नोटिस किया कि इस आदमी के एक हाथ में तो राइफल है और दूसरे हाथ में एक मेटल का कॉफी पॉट है, लोहे का कॉफी पॉट है, और इसको ही साथ लेकर ये आदमी अपने साथ चल रहा था। लेकिन ये नहीं पता कहाँ से आया है, कौन है, क्या करता है और यहाँ तक कैसे पहुंचा। सामने बैठा हुआ आदमी वो घूर घूर कर अपनी आंखों से इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें झपकाना चाह रहा था, लेकिन वो झपक ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी आंखों की पलकें जम चुकी थी। उसकी आंखों के पलकों के ऊपर बहुत सारी बर्फ, उसके पूरे बालों के अंदर बर्फ उखी, उसकी पूरी दाढ़ी के अंदर बर्फ। वो बस अपनी आंख हिला रहा था। सामने बैठे हुए अधिकारियों को ये तो समझ आ चुका था कि इस आदमी को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। तो उन अधिकारियों ने जो अपना दिन का खाना बना रखा था, उसमें से थोड़ा सा खाना डालकर उसके सामने रखा और कहा कि लो, इससे चाहो तो तुम खा सकते हो, अपने आप को गर्म कर सकते हो। और वो आदमी सामने बैठा हुआ, उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से उस खाने को खाना शुरू किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी को खाना बहुत लंबे टाइम बाद मिला हो। उसने बहुत सारा गर्म पानी भी पिया और उसके बाद फाइनली उसने बोलना शुरू किया और कहा कि मेरा नाम एल्फ है। अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते ही एल्फ वहाँ से खड़ा हुआ, दोबारा से इस आउटपोस्ट के बाहर गया, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से उल्टी आ रही थी। और उल्टी करती उसने सामने बैठे हुए अधिकारियों से सॉरी वगैरह फील करी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको देखकर कोई किसी का भी मूड ऑफ हो सकता है, कोई किसी की उल्टी क्यों देखेगा। उल्टी वगैरह करके वो वापस अंदर आया, और उसको उल्टी इसलिए हुई थी क्योंकि उसको बहुत लंबे टाइम बाद नॉर्मल खाना मिला था। उसका पेट इस नॉर्मल खाने को पहचानना ही भूल चुका था। उसने अंदर जाकर अधिकारियों को बताया कि मैं पिछले काफ़ी हफ्तों से इस बिहाड़ इलाके के अंदर अकेला घूम रहा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी कुछ मिला मैंने वो खाया। हो सकता है इस वजह से मेरे पेट के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई हो, या फिर मेरी आंतों के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई हो, जिसने इस खाने को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैंने उल्टी कर दी। लेकिन अधिकारी समझ चुके थे कि इस आदमी के साथ कुछ और भी बहुत सारी गड़बड़ है, क्योंकि अगर इसको मदद अभी नहीं मिली तो ये लिटरली इनकी आंखों के सामने दम तोड़ देगा। थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करने के लिए एल्फ्रेड ने उन अधिकारियों से थोड़ी दारू वगैरह मांगी, क्योंकि दारू से शरीर गर्म रहता है, ठंडी के अंदर, बर्फ़ के अंदर दारू पी लेनी चाहिए। तो उसने थोड़ी बहुत दारू पी और नॉर्मल खुद को करने के बाद बताना शुरू किया कि जनाब, हम लोग काफ़ी हफ्ते पहले उस जगह से निकले थे जहाँ चीफ यूरे के, उस जगह का नाम बताया उसने, उस जगह से निकले थे यहाँ सन हुआन माउंटेन को पार करते हुए इसी आउटपोस्ट तक आने के लिए। बट बीच रास्ते में ही भयंकर तूफान आए, और उस तूफान की वजह से हमें रास्ता देखने पर भी मुश्किल हो रही थी, चलना तो दूर की बात, हमसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी हम सभी ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम सन हुआन माउंटेन को ऊपर चढ़कर पार कर लें, क्योंकि सामने कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। बट तभी सभी लोगों को याद आया कि नहीं, चीफ यूरे ने मना किया था कि कुछ भी हो जाए, इन सन हुआन माउंटेन्स को चढ़कर पार करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऊपर मौसम और ज़्यादा ख़राब होगा। अगर तुमने ये कोशिश करी तो तुम वहीं पर सभी मारे जाओगे। एल्फ ने भी सभी को समझाया कि चीफ यूरे ने मना किया था, इसलिए हम सभी इस माउंटेन्स को ऊपर चढ़कर तो पार नहीं करेंगे, हमें तूफान के शांत होने का वेट करना पड़ेगा, और जब वो शांत होगा तभी हम यहाँ से, मौसम साफ होगा तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उन पांचों लोगों ने मना कर दिया एल्फ को कि नहीं, तुम यहीं पर सड़ते रहो, तुम यहीं पर मरो, हमें अपनी जान प्यारी है, हमें यहाँ से किसी भी हाल में इस इलाके से निकलना होगा, और हम सभी लोग, पाँचों लोग, इस माउंटेन्स को ऊपर चढ़कर पार करेंगे। एल्फ के मना करने के बाद भी वो पाँचों लोग एल्फ को वहीं अकेला छोड़कर इन पूरे माउंटेन्स के ऊपर चढ़े और वहाँ से क्रॉस करते हुए उसको पीछे अकेला छोड़ गए। और तभी से एल्फ ये भटकता भटकता किसी तरीके से यहाँ इस आउटपोस्ट तक आकर पहुँचा। एल्फ ने बताया कि जब मैंने मेरे पांचों साथियों को ऊपर चढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं यहाँ पर अकेला ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने इधर उधर भटकना शुरू किया, जहाँ पर भी मुझे रात बिताने के लिए जगह मिलती, किसी पेड़ के नीचे, किसी भी पत्थर के नीचे कोई छोटी सी गुफा बना ली बर्फ़ की, तो मैं उसी के अंदर सो जाता। जो भी कुछ मुझे मिलता मैं वो खा लेता। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा पेड़ खाने लायक है, कौन सा नहीं। मैंने पेड़ों की जड़ें खा खा कर काम चलाया। इनफैक्ट एक रात तो मुझे मेरे जूते को काट कर खाना पड़ा, उसके अंदर के चमड़े को काट कर खाना पड़ा, क्योंकि कुछ और था ही नहीं मेरे पास। था तो सिर्फ ये कॉफ़ी पॉट और मेरी राइफ़ल, जो कि मुझे सुरक्षा दे रही थी, और कॉफ़ी पॉट जिसके नीचे मैं आग जलाकर कुछ भी इसके अंदर पका कर खा सकता था। इनफैक्ट मैंने मेरे जूते के चमड़े को पानी के अंदर उबालकर उसको नरम करके मैंने वो जूते का चमड़ा ही खाया। अधिकारियों ने जब एल्फ्रेड की स्टोरी सुनी तो वो सभी बहुत बहुत ज़्यादा हैरान थे
कि तुमने आखिर 2 महीने से ज़्यादा का टाइम सर्वाइव कैसे किया, क्योंकि आते ही अपने सवालों के अंदर एल्फ ने तारीख पूछी थी कि आज तारीख क्या है। सो उसको बाद में पता लगा कि 2 महीने से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है उसको यहाँ पर रहते हुए। सो अपनी पूरी स्टोरी बताने के बाद, अपने साथ क्या क्या हुआ ये बताने के बाद, एल्फ का दूसरा सवाल ये था कि क्या मेरे अलावा यहाँ कोई मेरा दोस्त आया है। बट सामने बैठे हुए अधिकारियों ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे अलावा अभी तक तो कोई भी नहीं आया। एल्फ्रेड की सारी बातें सुनकर उन अधिकारियों ने इमीडिएट तो कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन भेजना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि सभी मान चुके थे कि 2 महीने से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है, एक ही आदमी बचा है, बाकी 5 कहाँ ही बचे मिलेंगे। अगर वो बचे होते तो कहीं ना कहीं हेल्प लेते लेते यहाँ तक पहुँच ही जाते, बट यहाँ तक नहीं आए, मतलब वो सभी मर चुके हैं और अभी तक तो बर्फ़ के अंदर दफन भी हो चुके होंगे, हमें उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। दूसरा यहाँ दिक्कत ये थी कि उनको कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था कि कहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। सो उन्होंने एल्फर्ड के आगे ही ऑफर रखा कि देखो, अगर हमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना भी पड़ा तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, लेकिन हमें पता है कि तुम अभी इस हालत के अंदर नहीं हो कि तुम हमारे साथ हमारी मदद कर सकोगे जाकर हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें। सो उन्होंने वेट किया, एल्फर्ड को थोड़ा हेल्दी किया, काफ़ी दिनों तक उसको अच्छा खाना पीना खिलाया, वहीं पर दवाई पानी वगैरह दिया। और जब बाद में एल्फर्ड बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, एल्फर्ड उनके साथ, उस पूरे ग्रुप के साथ, अधिकारियों के साथ उस पॉइंट तक लेकर गया जहां नदी के किनारे खड़े होकर उसने अपने 5 साथियों को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था और एल्फर्ड पीछे अकेला छूट गया था। एक अच्छे खासे पैमाने पर उस टाइम पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन किसी को भी उन 5 आदमियों के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। इनफैक्ट चीफ यूरे से भी इन अधिकारियों ने बात करी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास वो 5 लोग नहीं आए, हमें नहीं पता उनका क्या है, कहाँ पर है वो और उनके साथ क्या हुआ है। सो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को वहीं पर बंद कर दिया गया। सभी लोग अपने अपने ऑफिस में वापस पहुंच चुके थे और एल्फ्रेड भी वापस वहां से निकलकर बिना गोल लिए ही अपने घर पर वापस जा चुका था। सर्दियों का टाइम बीत चुका था, अब गर्मी आ चुकी थी, यानी कि 20 अगस्त 1874 का दिन आ चुका था। 20 अगस्त 1874 की दोपहर के टाइम पर वहीं का एक लोकल आर्टिस्ट जो आर्ट वगैरह बनाया करता था, वहीं का एक लोकल आर्टिस्ट जॉन रैंडोल्फ, वो अपने इस हाइकिंग ट्रिप के ऊपर था। असल में उसको ऊपर जाकर इन पहाड़ों के दूर से स्केच क्रिएट करने थे, क्योंकि उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था। सो वो हाइकिंग करते करते ऊपर की तरफ जा रहा था, बट तभी उसको अपने हाइकिंग के रास्ते में बहुत ही गंदी सी स्मेल उसके नाकों को जला रही थी। सो उसको बहुत अजीब भी लगा, क्योंकि पूरे रास्ते के अंदर उसको ऐसी स्मेल नहीं आई। सो उसने स्मेल का पीछा किया कि आखिर स्मेल आ कहाँ से रही है। वो स्मेल उसको थोड़ी और अंदर तक लेकर गई और तभी उसको सामने एक बहुत छोटा सा कैंप बना हुआ दिखाई दिया, और ये कैंप बर्बाद हो चुका था। देखते ही लग रहा था कि ये कैंप पूरा उजड़ा हुआ है और स्मेल इसी के अंदर से आ रही है। सो जॉन रैंडोल्फ अपना पूरा सामान लेकर उस कैंप की तरफ गया और वहाँ जाकर जो उसने देखा, लिटरली पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जो चीज़ देख रहा है क्या ये सच में पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर है। जी हाँ, जॉन की आंखों के सामने 5 लाशें पड़ी हुई थी, और वो भी परफेक्टली अलाइंड, एक लाइन के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थी। और ये चीज़ किसी के लिए भी, सच में किसी के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली हो सकती है। इनफैक्ट जॉन इन 5 लाशों को देखते ही समझ चुका था कि ये 5 के 5 प्राकृतिक कारणों की वजह से तो नहीं मरे। क्यों? सबसे पहले तो 5 को एक बिल्कुल सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर रखा गया था। दूसरा, इन 5 में से एक का सिर ही गायब था, मतलब उसका सिर्फ धड़ था, नीचे का पूरा हिस्सा था, लेकिन उसका सिर गायब था। जबकि बाकी के 4, इन सब की अलग अलग कहानियां थी। जी हाँ, बाकी के 4 लाशों को देखकर कोई भी एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि इन 4 के सिर के ऊपर किसी भयंकर भारी चीज से वार किया गया है, बार बार वार किया गया है। तभी उनके सिर की खपड़ी पूरी तरीके से कुचली जा चुकी थी, वो बिल्कुल लिटरली चूरा हो चुकी थी। अब दिक्कत यहाँ सिर्फ लाशों के अंदर यही नहीं थी कि एक का सिर गायब है और बाकियों के सिर के ऊपर वार किया गया है। दिक्कत यहाँ ये भी थी कि 5 की 5 लाशें एक टाइम पर लाश नहीं बनी, मतलब कि 5 एक टाइम पर नहीं मरे थे, क्योंकि इन 5 में से 2 तो बिल्कुल कंकाल बन चुके थे, उनके शरीर के ऊपर कोई भी मांस था ही नहीं। बाकी के 3 वो परफेक्टली इंटैक्ट कंडीशन में थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इनफैक्ट इनमें से एक लाश तो ऐसी थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आदमी अभी सोया हुआ है और नींद से भी उठ जाएगा। सिर्फ उसको लाश इसलिए माना जा रहा था क्योंकि उसके सिर के ऊपर चोट लगी थी और साथ में उसके छाती के ऊपर कट लगे थे। इनफैक्ट छाती के ऊपर कट इन 5 के लगाए गए थे। जो 3 लाशें के बची हुई थी जिनके शरीर के ऊपर मांस था, जो भी कंकाल नहीं बनी थी, इन 3 लाशों के छाती के ऊपर बीच में से बिल्कुल परफेक्टली एक सीधा कट लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नीचे यहाँ कट लगाकर दरवाजा बना दिया और ऐसे उसकी छाती को खोल दिया हो। अब बेशक उस टाइम पर जॉन बहुत ज़्यादा डर भी चुका था और उसको वहाँ पर भयंकर स्मेल आ रही थी, तो वो वहाँ से भाग सकता था,
बट जॉन के अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि इन पांचों के साथ क्या हुआ है। सो वो और ज़्यादा पास में गया उनके, वो कैंप के अंदर उठा कर सामान को देखने लगा कि आखिर यहाँ पर कुछ पड़ा ही नहीं पड़ा, जिससे कुछ पता चल सके कि इन पांचों के साथ क्या हुआ है। उसने आसपास की चीज़ों को देखना शुरू किया और दोबारा से आकर इन पांचों लाशों को ऊपर से खड़ा होकर देखने लगा। और तब उसने नोटिस किया कि इनके शरीर के ऊपर जो कट लगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्टली लगाए गए हैं। इनफैक्ट ये कट सर्जिकल ब्लेड से लगाए गए हैं और ये काम कोई इंसान ही कर सकता है, और वो भी वो इंसान जिसको परफेक्टली कट इस तरीके से लगाने आते हों। जी हाँ, इन लाशों के ऊपर लगे हुए कट कोई रैंडम नहीं थे कि किसी ने हवा में चाकू घुमाया और इनको चोट लग गई हो। साफ देखकर ऐसा लग रहा था कि इन सभी के शरीर को काट कर उसके अंदर से परफेक्टली तरीके से मांस को बाहर निकाला गया है। इसके अलावा इन पांचों लाशों के पास ही जलाई हुई लकड़ियों के निशान भी थे। इसके अलावा उन जलाई हुई लकड़ियों से कुछ दूर तक फुटस्टेप्स भी जा रहे थे जो कि गहरे जंगल में उसको लेकर जा रहे थे। सो इस जॉन ने उन फुटस्टेप्स का पीछा करना शुरू किया, और जैसे ही वो उन फुटस्टेप्स का पीछा करते करते आगे की तरफ गया, जंगल के अंदर उसको सामने एक छोटा सा कैबिन बना हुआ दिखाई दिया। अब ऑब्वियसली इस कैबिन को देखते ही जॉन बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि हो सकता है जिसने भी इन व्यक्तियों को यहाँ पर मारा हो वो व्यक्ति अभी भी उस कैबिन के अंदर हो और वो उसको भी यहाँ पकड़ न ले और उसका भी यही हाल ना कर दे, कहीं 5 की जगह 6 लाशें ना हो जाए। सो जॉन ने अपनी राइफल को कंधे से उतार कर आगे की तरफ निकाला, उस कैबिन की तरफ किया और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि हो सकता है अंदर कोई हो और वो उसके ऊपर हमला कर दे। धीरे से अपनी राइफल को आगे की तरफ करते हुए उस कैबिन के चारों तरफ घूमने लगा, और तब उसको समझ में आया कि कैबिन बिल्कुल खाली है, डरने की बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल क्लियर साफ थी कि जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा था, ये बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहा था और वो इसको ऐसे ही लावारिस छोड़कर यहाँ से जा चुका है। इस कैबिन को यहाँ देखते ही जॉन बिल्कुल समझ चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। जी हाँ, जॉन के माइंड में आया कि ये पांचों लोग शिकार थे उस आदमी के जो इस कैबिन के अंदर रह रहा था, और जितने भी टाइम वो इस कैबिन के अंदर रहा वो इन पांचों लोगों के शरीर से मांस काट कर साइड में आग जलाकर उस मांस को पकाकर खाकर इस कैबिन के अंदर आकर सोता, और जब उसका मन भर गया ये सारे काम करते करते तो वो यहाँ से निकल गया। ये सारी स्टोरी उसके माइंड में आई, और साथ में एक डर भी आया कि हो सकता है वो आदमी कहीं यहीं आसपास ही और वो उसको देख रहा और वो उसके ऊपर हमला कर दे। सो उसने तुरंत अपने बैग के अंदर से अपनी वो स्केचबुक निकाली, अपने रंग निकाले, अपनी कलम निकाली, और 5 लाशें वो जिस हालत के अंदर पड़ी हुई थी उन 5 लाशों का उसने स्केच बनाया, ताकि नीचे जाकर वो सभी को समझा सके कि एक्चुअल में ऊपर का क्राइम सीन कैसा था। वो अपने उस स्केच को बनाकर तुरंत वहां से नीचे की तरफ भागा, नीचे सरकारी प्रशासन के पास गया, वहां जाकर सब कुछ बताया, पुलिस वालों को साथ लेकर ऊपर की तरफ आया, वापस दिखाया कि जनाब ये देखिए 5 लाशें यहाँ पर पड़ी हैं, 5 लाशों को कब्जे में लिया गया और अब पुलिस इस केस की जांच करने वाली थी। जांच के अंदर ही जॉन ने बताया कि जनाब आप जांच करो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है ऐसा कि एक आदमी उस कैबिन के अंदर रहता होगा, उसने इन 5 लोगों को मारा और धीरे धीरे टाइम के साथ काट कर इनके शरीर से वो मांस को पका कर खाने लगा, और जब उसका मन भर गया होगा वो यहाँ से इनको ऐसे ही छोड़कर चला गया। और जॉन अपने इस बात के लिए बिल्कुल साफ भी था। जी हाँ, बाद में पता चला कि एल्फ जो कि उस आउटपोस्ट तक पहुंचा था उन अधिकारियों के, उनको देखकर उसने भी ये सेम कहानी बताई थी कि उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बस एल्फ इतना डरा हुआ था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसके दिमाग में भी सेम स्टोरी चल रही थी। जबकि जो जॉन था ये तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाला शौक था इसको, तो इसके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल थी कि ऐसी लाशों वगैरह को देखना। सो इसने परफेक्टली एक्सप्लेन किया कि नहीं, मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि एक आदमी ने पहले इन 5 लोगों को मारा और टाइम के साथ वो धीरे धीरे उनको पका कर खाता रहा, और वो 5 लाशें मुझे बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से मैं ये पूरी तरीके से कन्फर्म कह सकता हूँ कि 5 लाशें ही ऐसी हैं कि वो बिल्कुल ऐसी हैं। पास बिल्कुल बदहवास हालातों के अंदर जिस टाइम पर अल्फा के 5 लोग छोड़कर उस नदी के किनारे ऊपर की तरफ गए थे उन माउंटेन्स के अंदर, और जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर इन्होंने अपना वो कैंप लगाया, कोई आदमी था जिसने इन 5 व्यक्तियों के ऊपर पीछे से वार किया, इनकी जान लेकर बाद में इनको पका कर खाने लगा, और बाद में उसका मन भर गया, वो यहां से चला गया। और ये सारे कांड करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एल्फर्ड खुद था। जी हाँ, 30 साल का एल्फर्ड, जो कि उस बॉनफायर के अंदर बैठे हुए जब इजराइल ने खड़ा होकर कहा था कि मुझे तो यहाँ से निकलना, मैं यहाँ से जाऊँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना अब, और उसका सबसे पहले साथ देने वाला 30 साल का एल्फर्ड। इतने लंबे टाइम तक इस बेहद ही वीरान बीहड़ इलाके के अंदर जिंदा रहना कोई हलवा नहीं था, क्योंकि उसके पास आग जलाने का साधन था, उसके पास पकाने के लिए वो कॉफ़ी पॉट था। वो इन सभी चीज़ों के सहारे इतने लंबे टाइम तक इस बेहद ही वीरान इलाके के अंदर जिंदा रहा। अब ये सारा काम एल्फर्ड ने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, उस टाइम पर इतनी ज़्यादा साइंस मौजूद नहीं थी, फॉरेंसिक साइंस वगैरह नहीं थी जो ये सब कुछ पता लगा सके। बट इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आया कि 4 लोग
ये जो 5 विक्टिम थे अल्फ्रेड की, उनमें से 4 लोगों की जान तब ली गई थी जब वो सो रहे थे और एक की जान तब ली गई जब वो पूरे तरीके से होश में था, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर स्ट्रगल मार्क्स थे। मतलब कि जब अल्फ्रेड उसके ऊपर हमला कर रहा होगा, उसकी जान ले रहा होगा, तब वो आदमी उससे लड़ रहा था और ये आदमी लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि इजराइल था, 65 साल का इजराइल, जिसको अल्फ्रेड अपने पिता के रूप में देखता था। जी हाँ, इजराइल, जिसके कहने पर अल्फ्रेड तैयार हुआ था यहाँ एक ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए, 2 हफ्ते का वो ट्रिप, ताकि वो ब्रेकनब्रिज माउंटेन तक पहुंच सके। बट बीच में ही उसने सारा कांड बैठा दिया। बट बाकी की जो 4 लाशें थी उसके बारे में उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि हो सकता है कोई और आकर इनका 4 का मर्डर करके गया हो, और इजराइल का मर्डर उसने सेल्फ डिफेंस के अंदर किया। इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया था और पलटवार हुए इजराइल की खुद जान चली गई। बेशक उसने 4 लाशों की जिम्मेवारी नहीं ली, लेकिन उसने पूरे तरीके से जिम्मेवारी ली कि हाँ, उसने इन 5 का मांस खाया है, और उसी के सहारे उसने 2 महीने से ज़्यादा का टाइम उस बेहद ही भयंकर, बेहद ही बेरहम इलाके के अंदर उसने सर्वाइव किया। इनफैक्ट अल्फ्रेड ने तो ये तक कह दिया कि मुझे इंसानी मांस इतना ज़्यादा पसंद आया कि मेरे सामने एक हिरन था जिसकी मैंने जान भी ली उसकी गोली मारकर, बट वो हिरन ऐसा का ऐसा वहीं बर्फ़ के अंदर पड़ा रहा, उसकी लाश बिल्कुल भी सड़ी नहीं, बट मैंने उसका मांस नहीं खाया। मैंने इन 5 मेरे साथियों का मांस खाया क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और वो हिरन की लाश बाद में पुलिस वालों को मिली भी, जो कि इस कैंप साइट से ज़्यादा दूर थी भी नहीं। कोर्ट में उसको पेश किया गया। ये केस बहुत ज़्यादा लंबा चला और एंड में आकर अल्फ्रेड को 40 सालों की बिना पैरोल की सज़ा सुनाई गई। और फाइनली 1901 में जब उसकी उम्र तकरीबन 91-92 साल की थी, तब कोर्ट ने उसको रहम करके पैरोल दे भी दी। और जैसे वो जेल से बाहर निकला, वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन बन चुका था। उसको जेल में रह के अकल लग गई कि वेजिटेरियन रहना ही सबसे बेस्ट है। बट जेल से आने के कुछ सालों बाद उसकी नेचुरल रीज़न की वजह से मौत भी हो चुकी थी। सो आपको ये कैंपिंग स्टोरी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। हम भी घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ कैंपिंग वगैरह करते हैं। सो ये चीज़ हम सभी से रिलेटेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।